हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मयंक श्रीवास्तव एंड आज हम लोग अपने जो चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट था उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, अपलोड हो चुका है कि सेम नेम से यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 1। तो आप वहाँ लिंक वीडियो में है, आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ कि जहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया था उसको हटाते हुए कि उसमें आपका था यूनिट मेजरमेंट, ये सारी चीजें आपकी पढ़ाई जा चुकी थी। फिर अपन लोग ये सब पढ़ते हुए हम लोग को शुरू करना था प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। राउंडिंग ऑफ भी पढ़ लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। रैंडम एरर्स पढ़ लिया गया था। देन आपका रिलेटिव एरर, ये सारी चीजें हो गई थी। प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर हम लोग को पढ़ना है। व्हाट इज प्रोपगेशन ऑफ एरर? देखिए, कभी भी जब एरर होता है, सपोज एडिशन है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें भी एरर का क्या होता है। तो देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, उसमें जो एरर होता है, ए का एरर प्लस जो एरर होगा बी का, वो दोनों ही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वाई बोथ इन सब्ट्रैक्शन एंड दिस एडिशन, सब्ट्रैक्शन as well as and in addition we will get what, this is positive sign. why? Because होता क्या है कि क्योंकि हम एरर देख रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम जब भी कैलकुलेशन करें उसमें जरा सी भी दिक्कत हो जाए, तो हम हमेशा लेते हैं कि एरर हमारी मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमाइज द एरर वी ऑलवेज इनपुट दिस प्लस साइन। गॉट इट? तो हमेशा एरर क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। समेशन जो हो जाएगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा। देन आपका आता है यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। तो ये कुछ फॉर्मूले आए, इसको फॉर्मूले को कैसे किया जाता है, इस फॉर्मूले को ऐसा कुछ याद करने का नहीं है। इस फॉर्मूले को बेसिकली हम लोग अभी आगे देखेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे समझ जाएंगे कि ये आता कैसा है। वहां हम ब्रीफ इसको एक्सप्लेन कर देंगे आपको। नेक्स्ट आता है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि डायमेंशनल जो हम लोग ने पीछे पढ़ा उसका क्या यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो आपका यही है कि डायमेंशन कैन बी मल्टीप्लाइड कैंसिल लाइक नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शंस। जैसे एग्जांपल, अगर इधर मास है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी आपका मास है तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है। देन आपका है कि इन मैथमेटिकल इक्वेशन क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड मस्ट हैव सेम डायमेंशन। दिस इज व्हाट, दिस इज सेम स्टेटमेंट व्हिच इज वी हैव स्टडीड फॉर principle of homogeneity. Now argument of functions like trigonometric, arithmetic, जी। तो आर्गुमेंट ऑफ स्पेशल फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, रेशियो ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज है। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम लोग कभी कभी साइन थीटा का यूज करेंगे अपने इक्वेशन में, या फिर कॉस थीटा का यूज करेंगे, या फिर कोई लॉग फंक्शन यूज करेंगे, तो याद रखिएगा कि उनकी डायमेंशंस नहीं होती, दे ऑल आर डायमेंशनलेस। एंड द लास्ट पॉइंट है इक्वेशन आर अनसर्टेन टू द एक्सटेंट ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर वहां पे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आ जाती हैं तो इक्वेशन अनसर्टेन हो जाती है। फॉर एग्जांपल समझिए कि हमने लिख दिया कि y इज इक्वल टू k टाइम एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि यहाँ पे y का डायमेंशन क्या है पता है, एक्स स्क्वायर का x का डायमेंशन पता है, लेकिन जब तक हमें k का डायमेंशन नहीं पता होगा, k इज व्हाट, अ कांस्टेंट, ठीक है, जिसका हमें डायमेंशन नहीं पता है। तो जब तक ये नहीं पता होगा तब तक ये इक्वेशन अनसर्टेन है। k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए तब तक हमारी इक्वेशन अनसर्टेन है, क्योंकि आप फिर देखते ही होंगे कि कई इक्वेशन ऐसे आती है जिसमें कई कांस्टेंट आते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, देन मैक्सवेल कांस्टेंट, तो ये सारे कांस्टेंट आप देखते ही होंगे। तो ये वो वही सारी k की वैल्यूज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है? तो पहला तो आपका यही है कि हम लोग किसी भी इक्वेशन को देख सकते हैं कि क्या वो सही है और गलत है। अगर वो सही होगी तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वहां पे फॉलो होगी, दैट इज डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। नाउ द सेकंड application of dimensional analysis is a dimensionally correct equation need not be correct equation, but a dimensionally incorrect equation is always wrong. Why this statement is written here over here?
एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हमेशा करेक्ट होगी या नहीं होगी, ये पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वहां पे कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है और कांस्टेंट की वैल्यू लगातार चेंज हो सकती है। कांस्टेंट की वैल्यू लगातार चेंज नहीं हो सकती, बेसिकली कांस्टेंट इक्वेशन वाइज चेंज हो सकता है। किसी में कांस्टेंट की वैल्यू कुछ आएगी, किसी में कांस्टेंट की वैल्यू कुछ आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो इसलिए डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट होगी, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वहां पे एक कांस्टेंट पड़ा हुआ है वो हर बार सेम नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो हमेशा गलत होगी, ठीक है, वो हमेशा गलत होगी। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ अब कुछ पार्ट होंगे, देखते हैं कि अपन लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हाँ एक एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन x इज अ वेरी फेमस इक्वेशन विच इज ऑल्सो नो रिटन, कि कभी कहीं बुक में ऐसे भी लिखा होता है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम at स्क्वायर। ये वही इक्वेशन है। x इज इक्वल टू x नॉट बेसिकली है क्या कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ हुआ हो तो हमें चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो व्हाट वी विल डू कि x की डायमेंशन l, x नॉट की डायमेंशन ऑब्वियसली l, वेलोसिटी की डेफिनेशन lt माइनस 1 मास लेंथ पर यूनिट टाइम, देन टाइम की डायमेंशन टाइम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे lt माइनस 2 एंड दिस इज t स्क्वायर फॉर टाइम का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि सब जगह देखा जाएगा। तो अगर एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी चीजें हैं सब डायमेंशनली करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड l है, इसका भी l, यहाँ पे देखिए ये l बचा, ये l बचा, और एक मिनट की आप देखेंगे तो t से t कैंसिल, l बचा, t स्क्वायर से t स्क्वायर माइनस 2 l। तो देख रहे हैं कि डायमेंशनली सब l ही आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड l ही है। तो इट शोज कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नाउ one more application of dimensional analysis is to deduce relation among physical quantities। कई बार क्या होता है कि फॉर्मूले दिए रहते हैं कि सपोज कि दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, तो वहां से हम एक रिलेशन निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। इसका भी एग्जांपल देंगे हम लोग आगे। यहाँ पे अच्छा हम लोग सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालेंगे। वहां इसमें एक बोल सकते हैं कि लिमिटेशन है कि जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू हमें नहीं पता चलेगी। तो हम लोग वहां पे ऐसा ही कांस्टेंट की वैल्यू बस पुट कर देंगे। कांस्टेंट की क्या वैल्यू पुट कर देंगे, हम लोग लिख देंगे कि दिस पर्टिकुलर इज k इज कांस्टेंट। हम वहां पे कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें एक पर्टिकुलर आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे, और हमने जो पढ़ाया है अभी तक वो सारी चीजें एक बार रिवाइज भी हो जाएंगी इसी में। तो the very first question is a force is given by F is equal to AT plus BT square, all right, where T is the time, the dimension of A and B are। क्वेश्चन बोलता है कि फोर्स है, फोर्स टाइम पे कुछ ऐसा डिपेंड कर रहा है जो फंक्शन है F is equal to AT plus BT square, डायमेंशन हमें बताइए A and B की। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। कि हमें पता है चलिए सॉल्व किया जाए कि फोर्स हमें दिया हुआ था क्या, AT प्लस BT स्क्वायर, और हमसे पूछ क्या रहा था A एंड B की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ A एंड B, ये चीज थी। तो आगे चलते हैं कि हमें पता है कि अगर ये क्वेश्चन दी हुई है तो ये क्वेश्चन क्या होगी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को। तो मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, होगा कि नहीं होगा। और दूसरी चीज कि यहां पे जो डायमेंशन फोर्स की होगी वही डायमेंशन AT की होगी और वही डायमेंशन BT स्क्वायर की होगी।
ठीक है, जो फोर्स F की होगी वही AT, जो डायमेंशन फोर्स की होगी वही AT की होगी और वही BT स्क्वायर की होगी। बिकॉज एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ से सीखने को आपको मिलेगा कि चीजें जो डायमेंशन, जिनकी सेम डायमेंशन होती है वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट या कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन हैंडल कर पाएंगी। तो यहाँ पे यही होता है कि जो डायमेंशन AT की होगी वही BT स्क्वायर की होगी और सेम डायमेंशन फोर्स की होगी। तो इन्हीं दो पॉइंट का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि हमें पता है कि डायमेंशन जो फोर्स की है वो क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास की डायमेंशन m होती है, एक्सेलरेशन की Lt-2, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज Lt-2। तो ऑब्वियसली जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन AT की होगी। हम यहां पे इसको लिख लेते हैं क्या, mLt-2 एंड डायमेंशन A की तो निकालनी ही है हमें और टाइम की डायमेंशन T होती है। तो यहां से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि A की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी mLt-2 और एक T आएगा T की रेज टू द पावर -3। दिस इज व्हाट डायमेंशन ऑफ mLt-3। सिमिलरली हम लोग डायमेंशन किसके निकालने वाले हैं, अब जो डायमेंशन फोर्स की होगी, अगेन द सेम डायमेंशन विल बी ऑफ BT square. We know the dimension of force is mLt-2 mass into acceleration, and this here the dimension of B is unknown and dimension of T square is T square, common sense. T represent time here. When we will solve this, we will get mLt raised to the power -4. So this yes, so wait a second, let me zoom out this. So this is the entire solution of this equation, question number 1 की F is equal to AT plus BT square है तो उसका डायमेंशन A एंड B का क्या होगा। तो हमें दिख रहा है कि A की डायमेंशन क्या होगी, दिस mLt-3 एंड B की डायमेंशन mLt-4, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 100%, इफ द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 100%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी पार्टिकल के मोमेंटम, यू नो व्हाट मोमेंटम, मोमेंटम इज अमाउंट ऑफ स्पीड और अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हैव। तो मोमेंटम इज की अगर किसी के में पार्टिकल में मोमेंटम का इंक्रीमेंट 100% हो जाता है, सपोज अगर वो 10 है तो अब 20 हो जाएगा, तो 100% तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का चेंज आएगा, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज का यूज हुआ है, पहली आपकी मोमेंटम है और दूसरी आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि we need to find a relation between kinetic energy and what momentum। तो शुरू करते हैं, फिर आइए शुरू करते हैं। तो we know कि kinetic energy जो होती है वो होती है हाफ टाइम mv स्क्वायर। we will सिंपल कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m स्क्वायर v स्क्वायर m, कोई दिक्कत, m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड कर दिया, एंड अगेन वी राइट दिस इन टर्म्स ऑफ t की, दिस इज p। वी नो कि सिंस p is equal to mass into velocity, so this is the relation, kinetic energy is equals to, we can 2 time mass into kinetic energy is equal to momentum square. This is a relation between kinetic energy and momentum. So question था कि अगर momentum, let me check the question कि momentum of particle is, तो momentum में 100% इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पहली काइनेटिक एनर्जी K1 जो थी वो आपकी थी p स्क्वायर अपॉन में
2m, तो नई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 2p अपॉन में, क्योंकि p कहां से p चला गया 2p पे 100%, ठीक है, डबल हो गया, तो ये 2p हो गया, जिसको सॉल्व करने पे आपका जाएगा 4 टाइम p स्क्वायर अपॉन में 2m। तो हम अगर इसको लिख सकते हैं 4 टाइम k1, 4 टाइम k1, बिकॉज कि ये जो पार्ट है, एक मिनट, हाँ, कि ये जो पार्ट है p स्क्वायर अपॉन में 2m km, ये तो k1 ही है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया अपनी क्वेश्चन में k स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम k1। तो अब परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा बताइए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में k1 इंटू 100। चेंज कितना आया? नया आपका 4k1 हो गया, इनिशियल कितना था k1 अपॉन में k1, ये हो जाएगा 3 टाइम k1 अपॉन में k1 कैंसिल, यानी 3 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 था हर जगह, तो ये हो गया 300%, 300%। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपका है यस, एग्जैक्टली, देखो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 300% इंक्रीमेंट विल बी हैपन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ जाएगी। ऑलराइट, ओके, तो फिर चला जाए नेक्स्ट तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 300% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 3400 इज। ऑलराइट गाइस, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होगा? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन 3400 इज, हम लोगों ने पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर में कि अगर ऐसे कोई नंबर होते हैं तो उनका सिग्निफिकेंट फिगर 2 लिया जाएगा, 2, तो आंसर 3 इज करेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t is equal to sorry t is equal to 2 pi root l by g। ओके, एक थोड़ी सी एरर हमें प्रिंटिंग एरर दिख रही है। एक्चुअली यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है, ये प्रिंटिंग एरर है, ये 5th क्वेश्चन नहीं है, ये सेम क्वेश्चन है, कंटिन्यू हो रहा है। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ l is 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। तो L में जो था कि वो उसकी L की लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उसमें 1 mm की एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब प्लस माइनस भी हो सकता है, और उसके बाद क्लोजनेस है, और उसके बाद है टाइम फॉर 100 ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकंड यूजिंग रिस्ट वॉल्स ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन। मतलब जो 90 सेकंड है और उसमें जो सबसे छोटा इकाई जो हमारी नाप सकती है वो 1 सेकंड है। अब हमें G में एक्यूरेसी निकालनी है, G में एक्यूरेसी निकालनी है। ये वही क्वेश्चन है कि प्रोपगेशन ऑफ एरर, समझ रहे हैं? लेंथ आपने मेजर किया, लेंथ में कुछ एरर है 1 mm की, आपने टाइम मेजर किया, टाइम में कुछ एरर है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी G में कितनी एरर होगी? बेसिकली इट इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एरर। ये बहुत जरूरी है कि हमें क्वेश्चन पकड़ के समझ में आए कि हम किस टाइप या किस पार्ट, चैप्टर के किस पार्ट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये प्रोपगेशन ऑफ एरर का है, तो आइए फिर से भी सॉल्व किया जाए, इसके लिए ये जगह बेस्ट है। ऑलराइट, शुरू करते हैं कि ऑलराइट, तो इक्वेशन क्या था हमारे पास? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g, यही था। हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाय g। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि हम ये चीज यहां भी बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए, कि जब भी आप चेंज निकालेंगे, चेंज किसी चीज में, चेंज निकालने के 2 तरीके। अगर आपको बाकी चीजों में चेंज काफी बड़ा है, ठीक है, अगर डेल्टा काफी बड़ा है, दैट इज मोर देन 40%, 30%, या फिर मान लीजिए कि 20% रखते हैं हम लोग, 20% से बड़ा है, तब आप क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
P फाइनल P इनिशियल अपॉन में P इनिशियल इंटू 100। लेकिन अगर लेस देन 5% होता है, बहुत छोटा चेंज होता है, तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। हम वही करने वाले हैं। अभी एक पीछे हम लोग ने क्वेश्चन किया था जिसमें आपका मोमेंटम था, तो मोमेंटम वाले में देखिए कि जो चेंज था वो 100% था, तो वहां पे हम लोग ने क्या यूज किया काइनेटिक एनर्जी के चेंज निकालने पे, K फाइनल माइनस K इनिशियल अपॉन में K इनिशियल इंटू 100। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है वहां पे आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटे छोटे चेंज है, 20 सेंटीमीटर पे 1 mm का, 90 सेकंड पे 1 सेकंड का। तो ये जो एरर है ये बहुत माइन्यूट एरर है, ठीक है, लेस देन 5%। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे बताइए, डिफरेंशिएशन का। तो अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये हमारी रिलेशन आ गया टी स्क्वायर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम चलिए ठीक है, एक log टी स्क्वायर इज इक्वल टू ln 4 पाई स्क्वायर, एक कांस्टेंट को एक तरफ लिख लेते हैं, और ln l माइनस ln g, कोई दिक्कत नहीं। देन इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, लॉग प्रॉपर्टी ln 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट रहने दीजिए, कोई वैल्यू, ln l माइनस ln g। ठीक है, ln g। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम डेल्टा टी अपॉन में टी। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल माइनस डेल्टा जी बाय व्हाट, डेल्टा जी बाय जी। इसी को हम लोग थोड़ा लिखेंगे तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं उसके बाद, एक मिनट, कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 2 टाइम डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस डेल्टा जी अपॉन में जी। ये प्लस कर दिया हमने, ऐसा क्यों किया, बिकॉज एरर जो होती है हमेशा उसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज। तो जितना भी निगेटिव पोर्शन है उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई ओवरऑल, 2 टाइम डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा एल बाई एल और डेल्टा जी बाई टी। अभी थोड़ा एक स्टेप और आगे आते हैं। तो एक स्टेप जब आप आगे आएंगे तो आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम डेल्टा टी बाई टी, उधर से आएगा क्या, माइनस टाइम डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई जी। लेकिन क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है तो हम अगेन यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉजिटिव। तो ये किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में। तो हम अभी जो यहाँ पे इक्वेशन फाइनली जो हम लोग लिखने वाले वो जाएगा 2 टाइम डेल्टा टी बाई टी प्लस डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई जी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि 2 टाइम टाइम पीरियड में कितना अंतर था, देखिए कि 1, एक मिनट, पेन मिक्स हो जा रही है उसी कलर में, हाँ अब ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम डेल्टा टी 1 सेकेंड था कितने पे, 90 सेकेंड पे, डेल्टा एल कितना था 1 mm यानी 10 टू द पावर -3 कर लेते तो मीटर में सेम यूनिट होनी चाहिए। यूनिट का बहुत ही ध्यान रखिए कि 1 mm हो जाएगा, और लीटर क्या था 1 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू डेल्टा जी बाय जी। और जब आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 45, हाँ 1/45 प्लस 1/100, क्यों 10 टू द पावर -2 है ये। तो बताइए क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर में, ओके 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 ओके। क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका है कि
20 सेंटीमीटर में 1 mm की एक्यूरेसी है और 1 सेकेंड का 90 सेकेंड में, ठीक है। तो आपको थोड़ी क्वेश्चन चेंज करनी है, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, क्योंकि तो 20 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर देसी सेंटी -2 और ऊपर क्या है 1 mm 10 to the -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा व्हाट 1/20 इज इक्वल टू डेल्टा G/G। कोई दिक्कत? यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर दे रहे हैं, एक बार आप समझ लीजिए यहाँ तक कि सारी चीजें क्वेश्चन हो गई। 1 सेकेंड डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड है और टी टोटल 90 सेकेंड में 1 सेकेंड का एरर आ रहा था, और डेल्टा एल आपका 1 mm है, mm मिली मतलब 10⁻³ और नीचे 20 सेंटीमीटर था, तो 2 इंटू वॉट सेंटीमीटर देसी सेंटी मतलब 10⁻² ये रखा और सॉल्व किया, तो ये 2 1/45 हो गया और 1/2 -2 कैंसिल और एक 10⁻1 बन रहा है, नीचे आया तो 20 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। तो डेल्टा G/G इज व्हाट इज 45 + 20 अपॉन में 45 × 20, ये कितना हो जाएगा 45 + 20 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 20, इट इज 0.007 0.0722। तो देखते हैं हमारा आंसर कहां पे जा रहा है कि ओके 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 ओके, लेट मी चेक जी। ऐसी 20 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। देखिए कि थोड़ा वैल्यू में क्या है दिक्कत हो गई कि ये आपका लिखा है 20 सेंटीमीटर, हम लोग कितना लग रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 200। अब सॉल्व करिए चलिए, तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा आपका कितना 245/200 × 45, तो ये यहाँ पे ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 245 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 45, दैट इज 0.027, ये हो जाएगा 0.027, और क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.7% समथिंग, एग्जैक्टली 2.7%। और इसको जब राउंड ऑफ मार देंगे, क्योंकि एरर को क्या करना है, कम तो नहीं कर सकते, 2.7 है और यहाँ कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम 1 ले लेंगे, तब तो दिक्कत होगी। हम हमेशा क्या करेंगे, एरर को मैक्सिमाइज करेंगे। तो 2.7 के बाद जस्ट जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, तो हम 3 से अपना काम चलाएंगे। द करेक्ट द मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज एप्रोप्रिएट आंसर इज 3%। कोई डाउट नहीं? हमेशा ये भी क्लियर कर देते हैं, ये भी क्लियर कर देते हैं ताकि नेक्स्ट को किया जाए। हाँ, तो हमेशा वैल्यू और यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि गलतियां हो सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे की, अच्छा इसको क्लियर कर लिया जाए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A student measures the time period of 100 oscillation of a simple pendulum 4 times। तो मतलब एक बच्चे ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, 100 ऑस्किलेशन कितने टाइम में होता है, 4 बार किया। तो जो उसने सेट निकाला कि पहले एक्सपेरिमेंट में उसे वैल्यू पता चले कि इट टेक्स 90 सेकेंड टू कंप्लीट 100 ऑस्किलेशन। देन जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था उसमें 91 सेकेंड ले रहा था, फिर 92 सेकेंड लिया, तो 95 सेकेंड लिया। और जो क्लॉक जिससे वो मेजर कर रहा था उसका मिनिमम जो डिवीजन था वो 1 सेकंड था, मतलब उसमें जो एरर भी होगी वो 1 और 2 की होगी। वैसा एरर नहीं आ जाएगा कि 1.2 आ रहा है 1.3, क्योंकि वो मिनिमम 1 सेकंड का ही देख सकता है। तो हमें निकालना है कि एक्सपेरिमेंट अगर फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो काफी एरर का क्वेश्चन है, ये एरर के अंदर का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो क्या क्या आया पहले सेकंड में 90, 91, 92,
95। एक बार मैच करा लेते हैं कि 90, 91, 92 और 95 सही है। कहां पे गया ये, तो 90, 91, 92, 95। तो पहले तो इनका एवरेज निकाल लीजिए। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 90 प्लस 91 प्लस 92 प्लस 95 बाई 4 विच इज इक्वल टू 92। तो ये 92 के इक्वल आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एरर निकालनी है, एरर इन वन। एरर इन वन मतलब क्या होता है, देखिए जो आपका मीन आता है उसमें से A1 एक्सपेरिमेंट माइनस करना होता है। तो मीन आपका सबके लिए 92 हो गया और पहले वाले का क्या आया, 90 आया ना, 90। तो 92 माइनस 90 डेट इज, पहले वाले का क्या था, 90 था ना, हाँ, तो ये 2 हो गया। देन इसी तरह सेम हम लोग देखेंगे जब सब में माइनस करके, तो यहाँ पे अगर कलर चेंज करके हम लिख दे रहे हैं एरर में, तो देखिए सबको अगर 92 से माइनस किया जाए, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 92 मीन है, माइनस किया जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें -3 आएगा। अगेन हमें एरर को क्या करना होता है, हमेशा मैक्सिमाइज करना होता है। तो इस वैल्यू को हम +3 कर लेंगे और इन सब का एवरेज ले लेंगे। इनका एवरेज क्या हो जाएगा, जरा बताइएगा, बताइए बताइए। एवरेज 3, 4, 5 और 6 यानी 6/4। 6/4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5। अब बताइए साहब कि आंसर कहां है, 1.5। यहां तो 92 तो है सब में, बता दिया, और 1.5 नहीं है। 1.5 तो हमें थोड़ा मैक्सिमाइज करना था, तो आप कह सकते हैं कि 1.5 के बाद तो सर 1.8 है, तो आंसर 3 को करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन 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 जो एक बात है यहाँ पे, जो कि मिनिमम जो 1 सेकेंड आपका दे सकता है, तो मतलब 1.8 जैसी चीज वहां पे आएगी नहीं। तो 1.5 के बाद जस्ट जो आता है 1.2 आता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है 2, एरर के साथ 2, यानी कि जो करेक्ट आंसर है आपका ये वाला है। 92 पॉइंट, यहाँ पे गलती हो सकती है, 1.8। तो मैक्सिमाइज के बाद देखिए कि जो एरर मिनिमम आपका रेजोल्यूशन क्या है, तो वो तो 1 सेकंड का ले रहा है। तो अगर 1 सेकंड के बाद आ रहा है तो वो 2 पे चला जाएगा। तो 92 ± 2 सेकंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ये वाला पोर्शन। चलते हैं आगे की और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन 4600 किलोमीटर। अच्छा कि सॉरी 40। इसी तरह भी एक क्वेश्चन और पहले आया था जिसमें हम लोग ने पूछा था कि 3600 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अगर हम इसको यहां पे लिखा जाए क्वेश्चन कि 4600 किलोमीटर, और एक क्वेश्चन तुम्हारा क्या था तुम लोग का कि 3400, यस 3400, और 3400 में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बताइए। तो देखिए समझिए कि सिग्निफिकेंट बेसिकली होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर होता है कि पहले तो वो सारी डिजिट जो सर्टेन है, तो यहाँ पे सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन। जब आपको बोल, यहाँ पे तो ये सारी सर्टेन थी 34। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 34.10⁻²। इसको ऐसे भी लिखा सकता है 3.4। तो यहाँ सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी बहुत दिक्कत होती है, तो इसको हम लोग इसलिए बोला था 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर 46 है और उसके बाद 1 किलोमीटर है, कोई यूनिट आ जाए, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। बिकॉज क्योंकि ये सभी क्या है, सर्टेन है, यूनिट आ चुकी है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं हम लोग और चलते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा 4। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि डायमेंशंस में न्यूटन और डाइन, बेसिकली न्यूटन क्या होता है आपकी SI यूनिट होती है और डाइन क्या होता है आपकी CGS यूनिट होती है। तो यहाँ पे सॉल्व किया जाए, देखिए मान लेते हैं कि N1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 डाइन। कोई दिक्कत,
नहीं, सपोज लेट N1 न्यूटन इक्वल टू N2 डाइन। तो अभी न्यूटन देखिए, न्यूटन का आपको पता है कि क्या होता है। N1 यहाँ पे क्या है, 1 बोल दिया है, ठीक है। N1 की वैल्यू क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 डाइन। अच्छा, न्यूटन की आपको पता है कि डायमेंशन क्या होता है, बताइए। न्यूटन इक्वल यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, mlt माइनस 2, और ये हो जाएगा N2, और तो डाइन भी वही है, mlt माइनस 2। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमें लिखना हो N2, इट इंप्लाइज N2 इज इक्वल टू व्हाट, m। अच्छा, इसमें हम क्या लगते हैं, m1 l1, और इसमें m2 डाल देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा m1 अपॉन में m2, l1 अपॉन में l2, और t1 अपॉन में t2 की पावर माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए m1 हमारा कौन सी यूनिट है पूरी, m1 जो है हमारी SI यूनिट है, और ये कैसी है, CGS। तो m1 मास हमारा SI में किसमें मेजर होता है, kg में, और इसमें किसमें होता है, ग्राम में। इसमें लेंथ किसमें होता है, यहाँ पे बताइए, मीटर में, और यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ सेकंड माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं। तो अगला सॉल्व हम लोग यहां देख लेते हैं इधर कि ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो यानी 10 टू पावर 3 बच गया किलो का। यहां से मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 टू पावर 2 बच गया, और बाकी खत्म। तो 10 टू द पावर 5 वैल्यू आ रही है n की पावर 2। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे कि N2 यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। तो सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। आप लोग वीडियो पे बैक करके देख सकते हैं। हमें तो कुछ जगह चाहिए थोड़ा, एक क्वेश्चन आपका लास्ट है, इसके बाद उसको सॉल्व किया जाए। ऑलराइट, the last question, the frequency n of vibration of stress string depend on its length, its यहाँ पे आपका कॉमा होगा, कहाँ पे, यहाँ पे, its mass per unit length m and the tension T in the string obtained in the string, and then comma obtained dimensionally an expression for frequency n। तो हमें ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी का, जो L, M और T के टर्म में रहेगा। तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें पता दे रखा है कि n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, L रेज टू द पावर a, L रेज टू द m की पावर b, n रेज टू द पावर t की पावर c। ये a b c क्यों आया, रीजन है कि अगर a नहीं रखा, b नहीं रखा, c नहीं रखा, तो इसका मतलब हमें पहले से पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ पे लीनियरली वेरी करती है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि हमें बस क्या दिया है कि इट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ठीक है। एंड किस तरह कर रही है वो नहीं, इसलिए हमने a रखा, b रखा और c रखा। जब इसको कंबाइन करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था कि इक्वल लगाया k, और L रेज टू द पावर a, m रेज टू द पावर b एंड टेंशन रेज टू द पावर c। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होता है, t रेज टू द पावर -1। क्यों, k का कोई डायमेंशन नहीं होता। लेंथ का डायमेंशन l होता है, l रेज टू द पावर a। मास का डायमेंशन, मास नहीं एक्चुअली मास पर यूनिट लेंथ है, यानी ml-1, इसका डायमेंशन b होता है। एंड t यानी टेम्परेचर नहीं, सॉरी टेम्परेचर नहीं है, इट्स टेंशन। टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, mlt माइनस 2 रेज टू द पावर c। क्या होता है, कभी कभी चीजें बहुत दिमाग में चल रही होती है, जिसकी वजह से बहुत बार हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है। हम टी क्या है, टेंशन, हम टेम्परेचर रख सकते हैं, हम टाइम रख सकते हैं, उसका डायमेंशन डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो बी अटेंटिव रिगार्डिंग दिस। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं के। सबसे पहले एम को देख लेते हैं, एम का क्या है, बी प्लस सी। एल का क्या है, तो आप लोगों का एल हो जाएगा आपका
ए माइनस बी प्लस सी एंड आपका टी हो जाएगा -2c एग्जैक्टली, और एल यहाँ पे टी है -1 m0 l0। तो जब कंपेयर करेंगे आप लोग, तो आपको कंपेयर जब करेंगे तो कंपेयर करने पे देखिए कि हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और l के बाद t की -2c, यहां लिख देते हैं -2c इज इक्वल टू -1। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी c इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू -1/2 एंड a इज इक्वल टू -1। और यहां के बाद आपको जब वैल्यू पुट कर देंगे आप ले जाके, तो आपको मिलेगी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k/l अंडर रूट, टेंशन की क्या यूनिट थी 1/2 यानी T/m। तो ये देख रहे हैं आपका एक इक्वेशन आ गया, इसको मैं जूम आउट कर दूं तो आपको सब दिखने लगेगा। दिखा कि देखिए कहां गया, यस ये है। तो ये आपकी क्वेश्चन आ गई k/l √t m। इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया है आपका फ्रीक्वेंसी इक्वल टू k/l √t m। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पावर से l पे डिपेंड कर रही है, t पे डिपेंड कर रही है, m पे डिपेंड कर रही है, मास पर यूनिट, t यहाँ पे टेंशन। तो इस तरह से एक और एप्लीकेशन है डायमेंशन का। तो बेसिकली 3 तरह के एप्लीकेशन होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। पहला तो होमोजेनिटी में, जिसकी वजह से हम होमोजेनिटी के यूज करके हम LHS RHS करके किसी पार्टिकुलर प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। सेकंड, चेक कर सकते हैं कि आपका इक्वेशन सही है या गलत है। और तीसरा, किसी पे अगर कोई डिपेंडेंसी है तो वो हम चेक कर सकते हैं। तो विद दिस आपका ये पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ पे खत्म होता है, एंड हम लोग फिर आएंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच and have a good day. Do like and subscribe this video. If you like this, do comment. Thank you very much.